हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी पोर्टल। और बहुत बहुत जो है आपको एक नए चैप्टर की शुभकामनाएं, क्योंकि हम आज से नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यह है आपका क्लास 11 जो आपकी फिजिक्स है उसका चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो है बेसिक आपके इससे जुड़े हुए हैं, जो कि आगे तक की फिजिक्स के लिए आपके हेल्पफुल है। चाहे आप क्लास 11 कर रहे हो, आप चाहे बीटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले। तो इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ एक एक डाउट आपको हम सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको कराएंगे। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। चैप्टर का बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन है इसका। तो इन द प्रीसीडिंग चैप्टर, हमने जो पिछला चैप्टर किया था उसमें हमारा कंसर्न जो रहा था वो ये रहा था कि हम डिस्क्राइब कर रहे थे एक मोशन ऑफ पार्टिकल का स्पेस में क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली का मतलब ये था कि हम उसमें जो है ये देख रहे थे कि भाई वो जो मोशन हो रहा है किसी बॉडी का, तो वो आपने देखा होगा हम वेक्टर का यूज़ करके ये देख रहे थे। जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा तो उसमें हमने समझा कि एक बॉडी आपकी जो है ऊपर जाती है और नीचे आती है, तो उसने जो है टोटल कितना मोशन किया, इस तरीके से उसको हम क्वांटिटेटिवली देख रहे थे ना। हमने आपको एक और मोशन बताया था उसमें कि आपने देखा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब कैसे वर्क कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी थी पिछले लेक्चर में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो भी। प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखा है तो। हमने देखा कि जो यूनिफॉर्म मोशन है उसके लिए हमें कंसेप्ट चाहिए रहता था वेलोसिटी का, आपको पता होगा। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है बच्चों, फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि कोई बॉडी जो है आपकी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स के, एक्सटर्नल हम कहें कि उसमें हम कोई ज़्यादा उसमें नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जैसे कि आपकी, जैसे मैंने कहा भाई साहब, कार आपकी जो है कितनी 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती चली जा रही है, तो यहाँ पे उसका हमने कैसा नाम दिया है यूनिफॉर्म मोशन, कि भाई 10 मीटर प्रति सेकंड किसकी स्पीड से जा रही है वो। अब इसकी जो है आप 2 सेकंड बाद देखो, 4 सेकंड बाद देखो, 5 सेकंड बाद देखो, 1 घंटे बाद देखो, उसकी आपको 10 जो है मीटर प्रति सेकंड स्पीड मिलेगी। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। वहीं पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो आपका। नॉन यूनिफॉर्म कैसा, कि जिसमें आपकी स्पीड बढ़े घटे, तो उसमें आपको चाहिए रहता है कंसेप्ट एक्सेलरेशन का। तो वो आपको मैंने बताया, बहुत अच्छे समझाया था। तो सो फार वी हैव नोट अस द क्वेश्चन एज टू व्हाट गवर्स द मोशन ऑफ बॉडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो कि अभी तक आपसे मैंने नहीं पूछा, क्या कि इन सभी बॉडी को भाई साहब मोशन करा कौन रहा है, कैसे ये मोशन कर रही हैं, क्या इनके लिए रिक्वायरमेंट हो रही है, तो ये अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो इस चैप्टर में बोल रहा है कि इन दिस चैप्टर वी टर्न टू दिस बेसिक क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के पीछे पूरा आपका ये चैप्टर है, और इसी क्वेश्चन को करेंगे, इससे हम बहुत सारी चीज़ों को नई नई सीखेंगे। तो लेट अस फर्स्ट जो हम गैस करते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले तो आप देखिए, इन्होंने एक एग्जांपल लिया, बोला कि भाई फुटबॉल आपकी जब रेस्ट पे रहती है तो उसको हमें मोशन में लाना हो, तो क्या करोगे आप, सीधी सी बात, उसमें किक कर दोगे तो मोशन आ जाएगा उसमें। कोई स्टोन को आपका बिल्कुल रेस्ट पे है, उसको आपने ऊपर फेंक दिया तो वो मोशन में जाएगा, है ना, कि आपने अपवर्ड उसमें फुस दे दिया। जो ब्रीज होती हैं, हवाएं जो चलती हैं, आपने देखी होंगी, झोंके जो होते हैं हवा के, तो वो क्या करते हैं, आपकी ट्री की जो ब्रांचेस रहती हैं उसको एकदम झुला देते हैं, स्विंग कर देते हैं। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो आपकी करती हैं, आपके बड़े बड़े हैवी ऑब्जेक्ट तक को उड़ा देती हैं, हटा देती हैं। तो और आपने एक और एग्जांपल देखा होगा कि जो बोट रहती है वो आपकी पानी में ही तैरती रहती है, स्ट्रीम करती रहती हैं। तो अब यहाँ पे ये सब चीज़ों से हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंसी वहाँ पे वर्क कर रही होती है, नीडेड होती है, और जो कि उसको फोर्स प्रोवाइड करती है जिससे कि वो जो बॉडी हमारी वो मोशन में आ जाए। तो इसी चीज़ को इन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि किसी भी बॉडी को जो हम बोलते हैं कि भाई वो मोशन में, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है। लाइक वाइज, जैसे कि एक्सटर्नल फोर्स आपका किसी बॉडी को मोशन में करा रहा है, उसी तरीके से आपका उस बॉडी को रोकने के लिए, रिटार्ड करने के लिए भी हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। यू कैन स्टॉप अ वॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन बाई अप्लाइंग अ फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। हमें कोई बॉल है जो कि आपकी आपने इंक्लाइंड प्लेन में बता देता हूँ कैसा होता है, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, है ना, इस तरीके से। तो वहाँ से आपकी कोई जो है बॉडी या कोई भी बॉल वगैरह ढुढ़कते हुए नीचे आ रही है, तो उसको रोकने के लिए फिर से आप एक्सटर्नल फोर्स को लगाओगे। तो यहाँ से हमें ये क्लियर होता है। इन दीज एग्जाम्पल्स
द एक्सटर्नल एजेंसी जो है आपकी फोर्स की, वो आपकी क्या सी है, जैसे कि हैंड है, आपके हाथ से आप दे रहे हो बल, बेंड हुआ, स्ट्रीम हुआ, इन सभी से हो रहा है, और जो कि अपने आप में कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके अलावा भी आपका कुछ और फोर्स होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल हुआ, मैग्नेटिक फोर्स हुआ, ये सभी आपके क्या से हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, जो कि लार्ज डिस्टेंस तक वर्क करते हैं। इसमें आपको कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शॉर्ट में हम कहें तो एक फोर्स जो कि रिक्वायर होता है टू पुट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप जो है मूविंग बॉडी, एंड सम एक्सटर्नल एजेंसीज नीडेड टू प्रोवाइड दिस फोर्स, और जो एक्सटर्नल एजेंसी में या मे नॉट भी कॉन्टैक्ट विद द बॉडी हो सकती है। तो सो फार सो गुड। व्हाट इफ अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली, जैसे कि हम बात करें कि स्केटर आपका मूविंग कर रहा है एक स्ट्रेट बिठा जो है कांस्टेंट स्पीड के संग एक हॉरिजॉन्टल आइस स्लैब पे, तो इन्होंने ये कहा कि बोल रहे हैं क्या होगा उसका, तो यहाँ पे आप समझोगे कि वो तो मूव करते हो जाएगा। अब सुनो, इज एन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, तो किसी बॉडी को हमें यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो क्या हमें उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जानबूझकर और बहुत ही सही तरीके से आंसर दीजिए और सोचिए कि किसी एक एक्सटर्नल हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी यदि किसी बॉडी को हमें यूनिफॉर्म मोशन में रखनी है तो। देखिए ये जो आंसर है मैं अब भी आपको नहीं दूंगा, पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे समझेंगे, अभी कुछ पॉइंट्स आने वाले हैं उनको समझेंगे, उसके बाद ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेगी, मज़ा आ जाएगा। देखिए कैसे, तो इस चीज़ को आप समझिए ज़रा। इन्होंने आगे लिखा है कि एक एरिस्टोटल्स थे आपके, है ना, बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे हैं अरिस्टोटल, तो इनकी एक फालसी थी। अब वो फालसी क्या थी वो समझिए। फालसी जो होती है मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो एक ऐसा एक फैक्ट वगैरह होता है जो कि रॉन्ग आइडिया के ऊपर होता है, बट लोग उसको सही मान लेते हैं, बट बाद में पता चलता है ये तो गलत था, तो उसे बोलते हैं फालसी करके, ना। तो अरिस्टोटल की फालसी थी। अब फालसी थी क्या वो समझिए। तो जो अभी ऊपर क्वेश्चन आया था ना, जो कि ब्लैक में अच्छे बोल्ड कलर से लिखा था, तो उन्होंने उसमें जो है इन्होंने कहा कि जो क्वेश्चन है पोस्ड अबव अपीयर्स टू बी सिंपल, आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा वो क्वेश्चन, हाउ एवर इट टूक एजेस टू आंसर इट। बच्चों इस आंसर को देने के लिए उस क्वेश्चन को बहुत सालों लग गए, एजेस लग गए। इंडीड, इसके अलावा बोल रहे हैं कि द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन गिवन बाय गैलीलियो, और उसके अलावा देखो ये अरिस्टोटल ने तो फालसी दे दी थी, लेकिन सही आंसर जो दिया वो गैलीलियो ने दिया। एक जो भी ये आपके बहुत ही महान साइंटिस्ट रहे हैं, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं ये भी गैलीलियो। ये जो है इन्होंने 17वीं सेंचुरी में दिया था बच्चों, सोचो कितना जो है पीछे दे दिया होगा। और वॉज द फाउंडेशन ऑफ न्यूटनियन जो है मैकेनिज्म, जो आप न्यूटनियन की मैकेनिज्म पढ़ोगे, मतलब जो आइजन न्यूटन जो आपको पूरा पढ़ाएंगे फिजिक्स में चीज़ें बताएंगे, जो कि मैकेनिज्म का आपका मॉडर्न साइंस का जो है बर्थ यहाँ से शुरू होगा आपकी इसी क्वेश्चन से, समझिए। तो ग्रीक थिंकर थे आपके अरिस्टोटल, जो कि 384 बीसी से लेकर 322 बीसी तक रहे। इन्होंने आपका एक व्यू हेल्ड करके रखा है ना, इन्होंने पकड़ के रखा था एक व्यू को, वो ये था कि यदि जो है बोल रहे हैं कि इफ़, है ना, मैं यहाँ से हाईलाइट करा देते जाता हूँ, बोल रहा है कि इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग, ये बोलते थे कि यदि कोई बॉडी मूविंग में है, मूव कर रही है, तो समथिंग बोल रहा है एक्सटर्नल इज रिक्वायर, तो बोल रहा है कि उसको कुछ एक्सटर्नल की रिक्वायर होती है, और है ना कि टू कीप इट मूविंग, तो उसको मूव करने के लिए इन्होंने ये बात कही। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, इनके व्यू के अनुसार, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कि एरो को शॉर्ट कर दिया है एक फ्रॉम अ बो से, हमने एक धनुष में क्या लिया, एक तीर को लिया, है ना, और अपने जो धनुष से उस तीर को छोड़ दिया, एरो को छोड़ दिया, तो बोल रहा है वो कीप्स जो है फ्लाइंग सिंस द एयर बिहाइंड द एरो कीप्स जो है पुशिंग इट। तो इनका मानना ये था कि जब तक वो मोशन में रहेगा, बोल रहा है जब तक कि उसको जो है वो एयर जो है वो उसको पुश करती जाएगी, ये इनका वैसा विचार था भाई साहब। The view was part of an elaborate framework of ideas developed by Aristotle on the motion of body in the universe। तो ये जो आइडिया यहाँ से निकल के आता है वो कहाँ से आता है, तो इन्होंने एक अच्छा खासा एक फ्रेमवर्क तैयार किया था, जो कि इन्होंने एक मोशन ऑफ बॉडी इन जो यूनिवर्स में होती है उसको लेके, है ना। तो मोस्ट ऑफ जो अरिस्टोटेलियन जो आइडियाज़ थे उन मोशन पे, वो आपके नॉन आज उनको जो देखते हैं हम, तो वो सब की रॉन्ग होते हैं ना। अब देखो गाइस, यहाँ पे इनको आप डिसरिस्पेक्ट मत करिएगा कि इनके आइडियाज़ तो रॉन्ग हो रहे हैं, ये कहा कि महान जो है वैज्ञानिक और साइंटिस्ट वगैरह। देखो बच्चों, ये जो सब चीज़ें थी ये उस समय इन्होंने देखे गए थे जब आप जो है कल्पना भी नहीं कर सकते थे मोशन की। मोशन तो छोड़ो, आप उस समय जो है आप क्या भाई
मैं बोल रहा हूँ उस समय के जो लोग थे इतने अंधकार अंधविश्वास और उस चीज़ों में डूबे पड़े थे कि उनको कोई चीज़ों से मतलब नहीं था, कुछ वो नहीं जानते थे। लेकिन उस समय ये बंदे आते हैं और अपना जो है कमाल कर जाते हैं। बिल्कुल साइंस में आज इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ये देखे जाते हैं जो कि आज हमारे लिए इतनी ज़रूरी है। तो उस समय इन्होंने आइडिया दिए थे और ये जो आइडिया वो आज रॉन्ग हो रहे हैं, है ना, और कुछ आइडिया हो रहे हैं इनके पूरे नहीं हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ थे इनके, तो कुछ ऐसे इनमें से जो आइडिया हैं वो रॉन्ग हो रहे हैं आज के समय में। लेकिन हमारा बोल रहा है, ये बुक में लिखा है, ये पर्पज़ नहीं है हमको इनके आइडिया रॉन्ग करना, ये सब करना, ये हमारा पर्पज़ नहीं है यहाँ पे, उसमें हम कंसर्न नहीं करेंगे। हमारा पर्पज़ का जो वो है तो वो ये है कि अरिस्टोटल का जो आइडिया जो लो था ऑफ मोशन का मे बी फ्रेश, जैसे हम लिख सकते हैं कि इनका मानना था, किसका, अरिस्टोटल का, कि एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए। देखो अभी तक आपका वो नहीं आया कि यूनिफॉर्म मोशन वाला क्वेश्चन, है ना, उसका आंसर अभी नहीं आया, अभी वो आएगा। अभी तो इन्होंने इतनी सी बात करी कि आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है जो किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए। तो एरिस्टोटलियन जो लॉ ऑफ मोशन इज अ फ्लोड, है ना, एस बी जो है सेल सी। अब जैसे हम देखेंगे, है ना, आप वो कैसे देखेंगे समझिए जरा। तो हाउ एवर इट इज़ नेचुरल व्यू, आपका एकदम प्राकृतिक ये दृश्य है, व्यू है कि एनी वन वुड होल्ड फ्रॉम जो है कॉमन एक्सपीरियंस। और ये जो है आप कॉमन एक्सपीरियंस से भी जानते होगे ये बात जो कि इन्होंने बोल रहे हैं ये। इवन अ स्मॉल चाइल्ड, मान के चलिए जो है स्मॉल चाइल्ड जो है आपका प्ले कर रहा है, खेल रहा है जो है आपका किससे, टॉय के संग, जो कि नॉन इलेक्ट्रिक है, टॉय कार है उसकी वो, और फ्लोर पे वो रखी हुई है उसके, नॉन इनिशिएटिवली जो है दैट इज नीड्स टू कॉन्स्टेंट ड्रैग द स्ट्रिंग अटैच टू द टॉय कार विथ सम फोर्स टू कीप इट गोइंग। देखिए उसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो जो कार है मान के चलिए फ्लोर पे रखी हुई है, तो जो बच्चा उसको खींच रहा है अपने उस धागे से बांध कर, तो उसको जब तक वो खींचेगा जब तक वो मोशन में रहेगी, ये तो सब जानते होगे आप। और इफ़ इट रिलीज द स्ट्रिंग, यदि वो रिलीज उस धागे को छोड़ दे, उसको न खींचे, तो ये जो आपकी कार रहेगी वो कैसे जाएगी, रेस्ट पे जाएगी, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो दिस एक्सपीरियंस इज कॉमन टू मोस्ट टेरेस्ट्रियल मोशन, और यही जो है आपको बहुत बड़े बड़े टेरेस्ट्रियल मोशन के लिए वो होता है ना, बड़े बड़े जो बड़े पैमाने पे मोशन होते हैं उसमें भी यही होता है। जैसे कि हम बात करें कि आप ही खुद हो, तो जब तक आपको कोई जो है बॉडी खींचती रहेगी, जैसे कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा खींच के रखा गया है, तो आप जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स से जब तक आप बंधे हुए हो उस आपकी अर्थ से, बाकी जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स एक दिन ख़त्म हो जाएगा या हो गया तो आप जो है इससे छूट जाओगे। तो वही चीज़ बोल रहा है कि ये सब टेरेस्ट्रियल जो बड़े बड़े होते हैं, प्लानेट हुआ, ये सब हुआ, उनमें भी ये प्रिंसिपल वर्क करता है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है सीम टू बी नीडेड टू कीप बॉडीज इन मोशन, तो एक्सटर्नल फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी बॉडी को मोशन में रखने के लिए। लेफ्ट टू देम सेल्फ ऑल बॉडी इवेंचुअली कम टू रेस्ट, और यदि आप उसको छोड़ दोगे, उस फोर्स को नहीं लगाओगे, तो आपकी बॉडी कैसी हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। तो अब आप सोचोगे कि यार भाई सही तो बोल रहे हैं आपके ये अरिस्टोटल साहब की, वो जो है आपकी बॉडी को आप जब तक फोर्स दोगे मोशन करेगी, और यदि आप उसको नहीं करोगे तो वो आपकी उस पे जाएगी। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये लिख भी दिया है कि व्हाट इज द फ्लो इन द अरिस्टोटल आर्गूमेंट, मतलब कि आपका अरिस्टोटल की जो आर्गूमेंट थी उसमें फिर गलती क्या थी। देखिए गलती ये थी, तो आंसर इज ये है कि एक मूविंग जो टॉय है आपका जो कार है वो कम टू रेस्ट पे इसलिए आ रही है क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फिक्शन ऑन द कार, समझ रहे हो ना। तो एक्सटर्नल फोर्स की ही वजह से वो क्या आ रही है, आपकी रुक रही है। तो यहाँ से हम इतना क्लियर हो गया कि एक्सटर्नल फोर्स आपका रोकने का भी काम कर रहा है, जो कि फिक्शन है वहाँ पे। अपोजिट मोशन, और अब मोशन के अपोज में है, और टू काउंटर दिस फोर्स, यदि आपको उसको फोर्स को काउंटर करना होगा तो जो चाइल्ड हैज़ टू अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स जो कि होगा उस कार पे धागे के द्वारा, सीधी सी बात है। तो बच्चा जो खींच रहा है अपनी कार को, यहाँ से आप समझिए ये आपकी कार है ना, और इसमें मैं धागा बांध के खींच रहा हूँ उसको। तो मैं इसको खींच रहा हूँ तो मैं किसके विपरीत में अपना बल लगा रहा हूँ, तो मैं लगा रहा हूँ भाई साहब इसकी जो बॉडी का फ्रिक्शनल फोर्स है उसके विपरीत में। तो मैं उसका जो है जितना इसको खींच रहा हूँ कि इसका जो मोशन आ जाए, तो मतलब कि मैं इसका फ्रिक्शन फोर्स है उसको कम कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि भाई साहब जो मेरा फोर्स है जो मैं लगा रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स, वो काउंटर ऑफ जो है फ्रिक्शनल फोर्स के, है ना। टू काउंटर दिस फोर्स द चाइल्ड हैज टू अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कार इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। When the car is in uniform motion, there is no net external force acting on it। और जब आपकी कार
बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है गजब की, कि जब कार आपकी, देखिए मैं दूसरा कलर से इसको हाईलाइट करा रहा हूँ, याद रखिएगा आजीवन, कि जब आपकी कार एक यूनिफॉर्म मोशन में रहती है तो देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो यही चीज़ प्रूव हुई यहाँ से, है ना। और इसको कौन प्रूव कर रहे हैं? अरिस्टोटल कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन था भी आपका कि भाई किसी भी हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी किसी भी यूनिफॉर्म मोशन को करने के लिए, तो भाई साहब नहीं पड़ेगी। यदि कोई भी चीज़ आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वहाँ पे आपको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो द फोर्स बाई द जो है चाइल्ड कैंसिल द फोर्स, जो कि है फिक्सन, है ना। फिक्सन जो फोर्स है उसको कैंसिल कर रहा है चाइल्ड। द कोरली आपका बोला गया है वो क्या है कि इफ़ देयर वर नो फिक्सन, यदि मान के चलिए कोई फिक्सन ही ना हो तो क्या हो, तो चाइल्ड वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई एनी फोर्स। तो चाइल्ड को अपनी कार में कोई भी फोर्स को जरूरत ही नहीं पड़ेगी धागे से खींचने की, क्योंकि वहाँ कोई फिक्सन ही नहीं है। तो होगा क्या कि जो उसकी कार रहेगी वो स्मूथली एक यूनिफॉर्म मोशन में चलती चली जाएगी। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि दुनिया की कोई भी चीज़, याद रखिएगा ये वर्ड मेरा, कि दुनिया की कोई भी चीज़ उसमें हमें उसका यूनिफॉर्म मोशन में वो है तो उसमें हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स होता ही नहीं है, ना तो फिक्सन का फोर्स होता है ना तो अपने द्वारा फोर्स होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में कभी भी एक्सटर्नल जो है फोर्स हमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे यदि एक्सटर्नल फोर्स होगा तो वहाँ पे आपका कोई ना कोई उसको जो है कट कर रहा होगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो द अपोजिंग फोर्स जो है सच एज फ्रिक्शन, जैसे कि सॉलिड में होता है आपका, तो ये वर्ड याद रखिएगा। सॉलिड की चीज़ों में आपका जो पाया जाता है, जब आप सॉलिड को खींच रहे हो तान रहे हो तो उसमें जो है फ्रिक्शन फोर्स पाया जाता है जो कि एक अपोजिंग फोर्स है। और जो लिक्विड की आप बात करोगे तो उसमें एक विस्कस फोर्स होता है फ्लूइड्स में, जो कि आपने देखा होगा जैसे शहद है आपका एक लिक्विड ही है एक फ्लूइड है। तो जब आपने देखा होगा कि वो धीरे धीरे करके नीचे की ओर खिसकती हुई आती है वो, तो वहाँ पे जो है उसमें विस्कस फोर्स वर्क कर रहा होता है। ये इसको हम आगे पढ़ेंगे कैसे ये होता है। तो ये जो दो फोर्स हैं आपके अपोजिंग फोर्स, उनको कहा जाता है आर ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं नेचुरल वर्ल्ड में, जो हम रह रहे हैं इस समय जिस संसार में, उसमें ये दोनों फोर्स हमारे होते ही होते हैं। तो दिस एक्सप्लेन वाई फोर्स बाई जो है एक्सटर्नल एजेंसी आर नेसेसरी टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स टू कीप बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हमें जो है जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं अपने नेचुरल वर्ल्ड में, तो वहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स को लगाते हैं। वो इसलिए नहीं लगाते हैं कि उसको बॉडी को हम यूनिफॉर्म मोशन करा रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो उस यूनिफॉर्म मोशन को कराने में बाधक है, बाधक कौन है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम फ्रिक्शनल फोर्स को जो है काउंटर करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर रहे होते हैं। तो हम कभी भी कोई बॉडी पर, एक मैं ऐसे बॉडी रख देता हूँ तो इसमें जो मैं फोर्स लगाऊंगा, जो बल लगाऊंगा, वो इसको यूनिफॉर्म मोशन में लाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं इसमें जो उसका फ्रिक्शन जिसको रोक के बैठा है उस फ्रिक्शन को मैं हटाने के लिए इसमें बल लगा रहा हूँ। और जैसे ही इसका वो फ्रिक्शन हट जाएगा ये बॉडी अपने आप यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगी। तो ये बात आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। तो नाउ वी अंडरस्टैंड, ये हम बहुत अच्छे समझ भी गए हैं कि अब हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भाई साहब देखिए कि वेयर एरिस्टोटल वेंट रॉन्ग, है ना। तो ही जो है कोडेड दिस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ बेसिक आर्गूमेंट, है ना। तो उसने जो इसको बहुत ही बेसिक आर्गूमेंट में बताया, टू गेट एट द, क्या लिखा है इन्होंने, ट्रू लॉ ऑफ नेचर फॉर फोर्सेस एंड मोशन वन हैज़ टू इमेजिन अ वर्ल्ड इन विच यूनिफॉर्म मोशन इज पॉसिबल विथ नो फ्रिक्शनल फोर्सेस अपोजिंग दिस वॉज गैलीलियो डेड। तो भाई साहब गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने एक ऐसा मान के चले अपना, उन्होंने ऐसा कंडीशन ले ली कि जहाँ पे फ्रिक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है ना, उन्होंने ऐसा मान के चला। और उन्होंने फिर कहा कि जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो उन्होंने उसको नाम दिया कि वहाँ पे फिर मेरा यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो उस तरीके से फिर उन्होंने निकाला। अब वो कैसे क्या किया है उसको हम देखते हैं ज़रा, और उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है मैं उसको आपको समझाता हूँ, देखिए ज़रा ध्यान से। तो लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बोल रहा जा रहा है, तो गैलीलियो जो थे स्टडीड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड जो है प्लेन। तो इन्होंने अपना जो मोशन किया वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे किया है। इंक्लाइंड प्लेन बहुत बार ये नाम आया, मैं बताता हूँ पहले तो आपको। इंक्लाइंड प्लेन ये होता है जिसमें कि आपका कोई भी एक इस तरह से ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ होता है स्लोप पे, इसे बोलते हैं इंक्लाइंड, है ना, झुका हुआ सा। तो ये पूरा प्लेन है और प्लेन को हमने क्या किया है, झुकाया है, तो उसे बोलते हैं इंक्लाइंड। तो हमने गैलीलियो ने अपने जो मोशन की स्टडी की वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे किया। उसने 3 ऑब्जर्वेशन ली। पहली में तो एक मूविंग हो रहा है डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन एसेलरेट, है ना, क्या लिखा है, मूविंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन एसेलरेट वाइल दोज जो है मूविंग अप रिटार्ड। देखो
मूविंग डाउन जब होगी, कोई बॉडी आपकी नीचे की ओर आ रही होगी, मतलब कि उसमें क्या हो रहा है, एसेलरेट हो रही, वो एसेलरेट होते होते नीचे आएगी। और जब ये आपकी बॉडी ऊपर की ओर जा रही है, ये वाला जो है आपका वो रिटार्ड कर रहा है ना, कि बॉडी जब ऊपर जाएगी तो उसमें रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन आप सब जानते होगे, ऑसिलेशन में कमी आना। तो यहाँ से बॉडी आपकी एसिलेशन पाएगी और फिर आपकी जब ऊपर की ओर चढ़ने लगेगी तो रिटार्ड हो जाएगी, रिटार्डेशन उसमें आ जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात। अब आगे देखो, थर्ड इन्होंने ली कि एक मोशन होगा जहाँ पे हॉरिजेंटल प्लेन हम रख देंगे, इंटरमीडिएट सिचुएशन हो जाएगी जहाँ पे कि वहाँ पे बॉडी में क्या हो जाएगा, कोई भी जो है ना तो एसिलेशन हो रहा होगा ना रिटार्डेशन होगा। मूव भी जो बॉडी रहेगी वो आपकी कंटिन्यूस चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। ये जो सिचुएशन है वो कब है, जब आपका कोई भी फ्रिक्शन है ही नहीं, नो फ्रिक्शन लेस की बात हो रही है ना। तो गैलीलियो कंक्लूड ये कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन फ्रिक्शन लेस जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन मस्ट नाइदर हैव एन एक्सेलरेशन। वो बोल रहे हैं कि ना तो उसमें एक्सेलरेशन होता है भाई साहब, और ना ही उसमें रिटार्डेशन होता है ना। तो मतलब क्या है, सीधी सी बात है, वो उसमें जो है कांस्टेंट जो है वेलोसिटी होती है, मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो ये तीनों चीज़ें याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी बताई हैं। पहली में देखिए क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, दूसरी में रिटार्डेशन, तीसरी में कुछ नहीं। अनादर एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने किया लीडिंग टू द सेम कंक्लूजन को निकालते हुए इन्होंने इन्वॉल्व किया है एक डबल इंक्लाइन प्लेन को, एक बॉल जो कि रिलीज होती है फ्रॉम रेस्ट ऑन वन ऑफ जो है प्लेन रोल डाउन एंड क्लाइम अप द अदर। तो इन्होंने फिर क्या किया, देखिए इस तरह की चीज़ बनाई इन्होंने कि बॉडी आपकी यहाँ से आती 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 यहाँ तक जाएगी और फिर जो है ऊपर की ओर चढ़ जाएगी। तो ये जो चीज़ इन्होंने करके देखी और इससे ये पता करना चाह रहे थे कि जो बॉडी है भाई साहब वो ऐसा मोशन क्यों करती है, उस चीज़ को ये समझना चाह रहे हैं। तो अनदर इन्होंने किया जिसमें कि देखो इन्होंने इन्वॉल्व किया डबल इंक्लाइन प्लेन को, एक बॉल रीच होती है फ्रॉम द रेस्ट एंड ऑन द वन प्लेन्स रोल डाउन द एंड क्लाइम अदर। इफ़ द प्लेन्स आर स्मूथ, जो प्लेन्स हैं वो आपके स्मूथ हैं, द फाइनल हाइट ऑफ द वॉल इज नियरली द सेम एज द इनिशियल हाइट। इन्होंने एक बहुत अच्छी कंक्लूजन ये निकाली कि यदि आपके जो प्लेन को हम स्मूथ रखते हैं, कोई इतना ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होता उनमें, तो जो बाल जो रहती है वो आपकी क्या होती है, देखिए फाइनल जो उसकी हाइट होती है बाल की वो नियरली सेम होती जो उसकी इनिशियल हाइट थी। इनिशियल हाइट फाइनल हाइट से क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि जो हाइट से हमने इसको इधर से छोड़ा था उतनी ही जो है हाइट तक ये ऊपर की ओर चढ़ती है ना। तो ये इन्होंने कंक्लूजन दी, एक लिटिल लेस बट नेवर ग्रेटर, मतलब कि थोड़ा सा कम होती है बट इतनी ज़्यादा भी नहीं अंतर आता है। तो इन द आइडियल सिचुएशन लेके चलें। आइडियल सिचुएशन क्या है, जिसमें कि फिक्सन ही नहीं है। तो जहाँ पे फिक्सन होगा ही नहीं, फिक्सन को जो फिक्सन है उसको एब्सेंट माना जाए, ऐसी एक आइडियल सिचुएशन ले, तो जो फाइनल हाइट जो हो रहेगी उसकी बाल की वो इनिशियल हाइट के ही बराबर हो जाएगी। तो इन्होंने ऐसा कहा। इफ़ द स्लोप ऑफ द सेकंड प्लेन इज, हम डिक्रीज कर दें, हमने सेकंड स्लोप जो है आपका वो डिक्रीज कर दिया है, देखिए ये वाला इधर पे, तो इसको हमने डिक्रीज कर दिया तो क्या हुआ हमको देखते हैं जरा, तो क्या होता है भाई साहब। तो इफ़ द स्लोप ऑफ द सेकंड प्लेन हम डिक्रीज कर दें, एक्सपेरिमेंट जो है रिपीट करें, तो जो बाल विल स्टिल रीच द सेम हाइट जो है, बट इन डूइंग सो इट विल ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। देखिए अब क्या होगा, इसमें जो है वो उतनी हाइट तक जाएगी जितनी की वो पहले गई थी, बट वो क्या होगी, थोड़ा सा जो है लंबी हाइट तक गई, मतलब कि दूरी तक गई है यहाँ पे। तो कुल मिला के वो जो है आपका मोशन उतना ही हमें देखने को मिल रहा है। बट इन डूइंग सो, यहाँ तो हो गया था। तो इन द लिमिटिंग केस, अब देखिए जहाँ पे कि हम स्लोप जो है आपका बिल्कुल जो सेकंड वाले प्लेन का बिल्कुल ही जीरो कर देंगे, है ना, उसको हॉरिजॉन्टल बना लेंगे, तो जो बाल आपको देखोगे वो ट्रेवल करेगी इन्फिनाइट डिस्टेंस तक। और इन अदर वर्ड हम कहें जो मोशन होगा नेवर सीज, मतलब कि मोशन उसका ख़त्म ही नहीं होगा कभी भी, यदि वो फिक्शन लेस सरफेस पे है तो। दिस इज ऑफ कोर्स एन आइडियलाइज सिचुएशन है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसमें कि इसको उन्होंने बाल को यहाँ से लिया और छोड़ दिया, उसको चली जा रही है बॉल आपकी इन्फिनाइट तक। तो यहाँ से ये चीज़ हमें लॉ ऑफ इनर्शिया को बताएगी कि ये क्या चीज़ है भाई साहब। देखो आगे जरा, तो इन प्रैक्टिस में जो बाल डज कम टू अ स्टॉप, आप देखोगे असल जीवन में आप देखोगे, आइडियल को हटा दीजिए, तो बाल कभी ना कभी तो रुकेगी, स्टॉप होगी, है ना, आफ्टर अ मूविंग अ फाइनाइट डिस्टेंस, कुछ निश्चित समय दूरी के बाद ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। बिकॉज क्योंकि इसमें एक अपोजिंग फोर्स कर रहा है जिसको कि हमने नाम फिक्सन का दिया है, विच कैन नेवर बी टोटली एलिमिनेटेड, उसको कभी भी आप हटा ही नहीं सकते हो। हाउएवर इफ देयर वर नो फिक्सन, यदि कोई फिक्सन ना हो तो जो बाल होगी आपकी वुड कंटिन्यू टू मूव विद एन कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ हॉरिजॉन्टल
प्लेन। यदि हम उस बॉल को जो हमने ली है उसमें एक कंटिन्यूस मोशन चाहते हैं और यदि हम उसमें से फ्रिक्शन को हटा दें तो वो कंटिन्यू मोशन करती हुई चली जाएगी। तो गैलीलियो इस चीज़ से ये सब कुछ करने के बाद यहाँ अराइव हुए। उन्होंने कहा एक न्यू इंसाइट ऑन द मोशन दैट हेल्ड जो है एल्यूडेड। इन्होंने एरिस्टोटल को हटाया जो उसका रॉन्ग आइडिया था, एंड दोज हु फॉलोड हिम, जो अरिस्टोटल को फॉलो करते थे और अरिस्टोटल का जो कंसेप्ट था उसको उन्होंने एल्यूड कर दिया, पूरी तरीके से हटा दिया इसको समझा के। और द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, मतलब कि मोशन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी आर इक्विवेलेंट है। ये क्या मतलब है? इन्होंने कहा कि भाई साहब जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, मतलब कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या कोई बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है, तो वो दोनों आपस में बराबर ही हैं। अब ये कैसे बराबर हैं इसको समझो, फील करो। अब जब देखिए ज़रा, जब बॉडी आपकी कोई मोशन में है, बहुत अच्छे से फील करना ध्यान से, इसको बहुत मज़ा आएगा। बॉडी कोई मोशन में है आपकी, मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं रहा हूँ। एक बॉडी मेरी रखी हुई है, मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं रहा हूँ। तो ऐसी दोनों जो अवस्थाएं हैं वो भाई साहब एक ही हैं, है ना, एक ही अवस्थाएं हैं, बस एक में मोशन हो रहा है, एक में मोशन नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा ये दोनों इक्विवेलेंट है। एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कि आपकी एक अवस्था जिसमें कि रेस्ट पर है बॉडी, और एक स्टेट ऑफ लीनियर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, मतलब कि मोशन विद इन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ये आपस में बराबर हैं, इक्विवेलेंट होती हैं। इन बोथ केसेस में आप देखोगे दियर इज ए accomplished almost single हैंडली बाई आइजक न्यूटन। तो इसको जो है आइजक न्यूटन ने इसको हैंडल किया आगे चल के, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट रहे हैं आज तक के, है ना। तो न्यूटन ने बिल्ड किया उन्हें गैलीलियोस जो है आइडियाज़ को, है ना, जो गैलीलियोस के आइडियाज़ थे, ये सब प्रैक्टिस थी उन्होंने, न्यूटन ने उनका यूज़ किया और इसी पर जो है इन्होंने फाउंडेशन रख दी मैकेनिज्म की, है ना। मैकेनिक्स की आप देखोगे कैसे, द टर्म्स ऑफ थ्री लॉस ऑफ मोशन दैट गो बाई हिज नेम, और उसके नाम से ही चलने लगे, न्यूटन के नाम से ही। गैलीलियोस लॉ ऑफ जो इनर्शिया जो था, उन्होंने जो गैलीलियो ने इस पे इनर्शिया पे बात करी, तो उसका जो था ये स्टार्टिंग पॉइंट विथ ही फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इन्होंने जो है क्या करा, गैलीलियो की जो भी आपकी स्टडी थी उसका इन्होंने जो पहला जो नियम था इनर्शिया के ऊपर दिया था, उन्होंने न्यूटन ने उस पर और ज़्यादा स्टडी करके उसको अपना लॉ बना लिया और उनको नाम दे दिया कि भाई साहब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। और वो क्या है, उन्होंने कहा यदि कोई बॉडी आपकी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, यदि कोई बॉडी आपकी जो है मतलब कि हर बॉडी, कोई भी क्या, हर बॉडी चाहती है कि वो अपना रेस्ट पे रहे, मतलब उसको आपने रेस्ट पे रख दिया तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी। और यदि आपने उसमें यूनिफॉर्म मोशन करा दिया, यदि आपका वो मोशन में आ गई, तो वो भाई साहब मोशन में रहना चाहेगी, है ना। इन्होंने देखो ये लिखा कि रेस्ट, या फिर आपने यूनिफॉर्म मोशन कराया इन स्ट्रेट लाइन अनलेस जो है कंप्लाइंड बाय या सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। तो वो जो है सीधी सी बात इन्होंने बोली, इस ब्लैक लाइन जो लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी या तो रेस्ट पे रहना चाहती है या फिर यूनिफॉर्म मोशन पे रहना चाहती है। यदि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो तब तक आप एक्सटर्नल फोर्स कुछ ना लगाओ, जैसे कि फ्रिक्शन हुआ, ये सब कुछ हुआ, तो वो आपकी रुकेगी नहीं, है ना। और यदि आपकी वो रेस्ट पे है तो जब तक कि आप एक्सटर्नल इस पर बल ना लगाओगे तो वो आपकी मोशन में आएगी ही नहीं। तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर होती है। बट क्वेश्चन अभी भी वही का वही है जो कि अभी शुरू में था कि कोई एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या उसको एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है या नहीं होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन जो होता है किसी बॉडी का, यदि उसमें हमने फ्रिक्शन या ये सब कुछ को हटा दिया जाए तो वहाँ पे जो है उसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है उस बॉडी को, यदि उसको यूनिफॉर्म मोशन करना है तो। यही चीज़ तो इन्होंने प्रूव की है गैलीलियो ने अपना ये सब कंसेप्ट देखे। अब मैं आपको पूरा कंक्लूड करता हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, मैं बिल्कुल सिंपल में बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने सिंपल सी चीज़ ये समझी कि भाई साहब मोशन जो होता है किसी बॉडी का वो एक्सटर्नल फोर्स से होता है, इतना हमने समझा। फिर आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि क्या एक बॉडी हमारा यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी? तो आंसर इसका नहीं है। बट इसको जो है आगे चल के हमने देखा कि अरिस्टोटल इसको जो है कुछ अपना ही एक लॉजिक दे के इसको सही मानते थे, और वो ये ऐसा कहते थे कि यदि हम किसी बॉडी को जो है क्या करते हैं आपका मोशन में लाते हैं तो उसको हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है मोशन में रहने के लिए, बरकरार रखने के लिए। बट ये चीज़ हम देखते हैं ये आपकी जो है ट्रू जब होती है जब एक्सटर्नल फोर्स में फ्रिक्शन या ऐसी चीज़ वर्क कर रही हो। बट एक्सटर्नल फोर्स आपका फ्रिक्शन वगैरह ना हो तो बॉडी आपकी कंटिन्यू मोशन करती जाएगी। और इस चीज़ को प्रूव आपके गैलीलियो ने किया, है ना। उन्होंने जो है कई सारे इस तरह से एग्जांपल ले के किया, जैसे कि इंक्लाइन प्लेन का और एक आपका इस तरह स्लोप का। और उन्होंने ये कंक्लूजन दी कि भाई साहब कोई बॉडी अपनी ब्राह्म स्थिति पर रहना चाहती है या फिर वो मोशन करना चाहती है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करना चाहती जब तक कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई
ना किया जाए। और उसी को जो है गैलीलियो की जो पहली ऑब्जर्वेशन को अपना आधार बनाते हुए जो है न्यूटन ने अपना पहला लॉ ऑफ मोशन दे दिया, जो कि इस तरीके से है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट्स ऑफ रेस्ट और इफ द यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंप्लाइंड बाई सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। तो ये जो है इन्होंने दिया। अब मैं आपको जो है ये जो है पॉइंट और पढ़ा देता हूँ, देखिए ज़रा आगे का है, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर की एंड करेंगे, मतलब कि इस लेक्चर का एंड करेंगे, है ना। तो क्या लिखा है उसको मैं पढ़ा देता हूँ आपको, ये ब्लू बॉक्स जो है उसको, आइडियाज़ जो है ऑन मोशन इन एशियंट आपका इंडियन साइंस। तो आइडियाज़ जो थे आपके मोशन के ऊपर एशियंट इंडियन साइंस में अब आए थे बच्चों। ऐसा मत समझिए कि हमारे भारत में इसके पर कोई बात ही नहीं हुई थी। बहुत हमारे जो लोग थे भारत के रहने वाले जो एशियन टाइम में, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के थे, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाते थे, और वो बहुत, अब देखिए क्या क्या थी वो समझिए। तो एशियन टाइम में आपके जो है एशियंट इंडियन थिंकर्स थे हैड अराइव्ड एट एन एलोबरेट सिस्टम ऑफ आइडियाज ऑन मोशन पे उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा जो फोर्स है आपका, द कॉज ऑफ मोशन, उन्होंने कह दिया था भाई साहब जो फोर्स की आप बात करते हो वही कॉज है, वही कारण है मोशन का। वॉज थॉट टू बी डिफरेंट काइंड्स, लेकिन उनके लिए जो है थोड़ा डिफरेंट काइंड का था। फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस प्रेशर, जो कि था नोडन, जिसे नोडन हमने अब सुना भी होगा ये नाम आपने। तो फोर्स एक कंटिन्यूस प्रेशर के लिए नोडन की ज़रूरत पड़ती है। और एज दी फोर्स ऑफ विंड ऑन जो है सेलिंग बेसल जो होता है इम्पैक्ट अभिघात, ये अभिघात नाम से वो कहते थे। और एज वैन पोर्टर्स जो है रोड स्ट्राइक द व्हील, जो पोर्टर्स की जो रोड होती है वो स्ट्राइक करती है व्हील पे, परसिस्टेंट टेंडेंसी जिसे उन्होंने नाम दिया था संस्कार ना, ये संस्कार आप पढ़ते हैं इसको। और टू मूव इन अ स्ट्रेट जो है लाइन, यदि हमें जो है स्ट्रेट लाइन में चलना हो तो हमने बेग का नाम दिया था, देख रहे हो। तो हमारी एशियन टाइम में हमने मोशन को, प्रेशर को, इस सभी को डिस्क्राइब करना शुरू किया था अपने ही शब्दों में, नोडन करके, आपका अभिघात करके, उस तरफ से आपका एक और क्या था, एक संस्कार और एक बेग। रेस्टोरेशन ऑफ शेप इन एन इलास्टिक बॉडी का भी इन्होंने नाम दिया। ट्रांसमिटेड फोर्स बाई स्ट्रिंग रोड। और द नोशन ऑफ जो है बेग जो था आपका, जो बेग की बात होती है वो बैसाख कैसे होती है, बैसासी का थ्योरी से होती है, और मोशन की परहेप्स जो है कम क्लोजेस्ट टू दी कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया से ही ये जुड़ी हुई है। बेग जो है भाई साहब, द टेंडेंसी है टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन में चलने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो बेग की पड़ती है। वॉज थॉट टू be opposed by the contact with object including atmosphere parallel to the ideas of the friction and the air resistance। तो ये सब भी वो बातें करते थे। It was correctly summarized that the different kind of जो है motion जो है आपके translations जो है आपका rotational vibrational of the extended bodies arise from only the ट्रांसलेशन मोशन ऑफ इट जो है कंस्टिट्यूट जो है पार्टिकल्स। तो जो ट्रांसलेशन वाली जो बात है वो भी इन्होंने कर ली थी, है ना। एक फॉलिंग लीफ इन द विंड में हैव डाउनवर्ड मोशन, ऐसा होल जो है पतन। तो ये पतन जो वर्ड आप अभी यूज़ करते हो, तो ये उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो पतन होता है मतलब कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, तो ये सब पतन है। उस समय ये पतन नाम से बोलते थे। एंड ऑल्सो रोटेशनल एंड वाइब्रेशन मोशन को इन्होंने कहा था भ्रमण, स्पंदन। तो समझ रहे हो ये वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ, बेग, स्पंदन, संस्कार, उसके अलावा आपका नोडन, तो ये जो शब्द आ रहे हैं ये सब पहले ही हमारे एशियन टाइम में यूज़ कर लिए गए थे, हमारे इंडियन साइंटिस्टों ने कर लिए थे, और इस पे वो वर्क करते थे, समझते थे। तो आप जो रोटेशनल मोशन की बात करते हो तो वो भ्रमण बोलते थे, आप जो वाइब्रेशन की बात करते हो तो उसको स्पंदन बोलते थे। बट ईच पार्टिकल ऑफ लीव है एट एस इंस्टेंट जो है ओनली हैज़ अ डेफिनेट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये जो चीज़ है यहाँ पे जो लिखी हुई है आप जानते हो, मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ। देखो क्या है कि आप सभी जानते हो कि एक बॉडी में क्या कई सारे पार्टिकल्स हैं, और ये मैंने शायद आपको एक बार बता भी चुका हूँ कि हर एक पार्टिकल जो है किसी बॉडी का, यदि कोई होल बॉडी मूव कर रही है तो सीधी सी बात है उसका हर एक पार्टिकल ही मूव कर रहा है। तो ये बात इन्होंने एशियन टाइम में भी कह चुके थे, भाई साहब जैसे ये बॉडी पूरी मोशन में है तो इसका पार्टिकल मोशन में है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप में ही क्या कर रहे हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशन, ये सब मोशन दिखा रहे होते हैं। ये बात इन्होंने कही थी। मैं आगे बढ़ाता हूँ उसको, बट ईच है ना, यहाँ तक हो गया आपका। और देयर वॉज अ कंसिडरेबल फोकस ऑन द इंडियन थॉट ऑन मेजरमेंट पे था ऑफ द मोशन एंड द यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम। और इट वॉज नोन दैट जो पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्पेस कैन बी इंडिकेटेड बाई द डिस्टेंस मेजर अलोंग अ
3 एक्सिस। तो जो आप 3 एक्सिस की बात करते हो, अभी आप समझते हो, तो वो भी इन्होंने बात कर ली थी। भास्कर जो थे आपके 1150 एडी में हैज़ इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ अ इंस्टेंटेनियस मोशन, जिसको हम तत्काली जो है गति बोलते हैं। तो इन्होंने भास्कर ने 1150 में ही उसकी बात कह दी थी, बता दिया था। विच जो है आपका एंटीसिपेटेड द मॉडर्न जो है मोशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूजिंग अ डिफरेंशियल कैलकुलेशन। और आज मॉडर्न नोशन में आप जो है उसको डिफरेंशियल कैलकुलेशन से करते हो, तो उसकी बात इन्होंने कर ली थी, उसको समझा भी लिया था। द डिफरेंस बिटवीन अ वेव एंड अ करंट, जो वेव बात बोलते हो, करंट की आप बात करते हो, जैसे वाटर में करंट होता है, तो ये जो था वो क्लियरली अंडरस्टूड उस समय हो गया था उनको। अब करंट जो है एक मोशन ऑफ पार्टिकल है ऑफ जो है वाटर का अंडर अ ग्रेविटी एंड फ्लूडिटी, व्हाइल अ वेव रिजल्ट फ्रॉम अ ट्रांसमीटर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ वाटर पार्टिकल। तो ये जो चीज़ें अभी आप समझोगे भी है ना, अभी तो इनमें से आप कई चीज़ें जानते ही नहीं हो, तो ये सब कुछ बातें आपकी जो है एशियन टाइम में ऑलरेडी हमारे जो भी पूर्वज थे उन्होंने कर चुके थे। देखिए यहाँ पे ये महत्व आपको बताया गया इंडियन कल्चर का, है ना। आप समझते होगे कि हमारा भारतीयों का आपका विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में कोई ज़्यादा योगदान नहीं है, तो आप गलत हो। बहुत योगदान है आपको। मैं ऐसे ऐसे फैक्ट ला सकता हूँ, ऐसी ऐसी आपको स्टडी ला सकता हूँ जो कि हमारे इस इंडियन कल्चर को, इंडियन जो आपका जो फिलोसॉफी थी उस समय में, जो हमारा कल्चर था उस समय में, जो भी साइंटिस्ट में वर्क किए हैं, वो सब कुछ हमारे पास अभी भी रखा हुआ है। मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और एडिशनल देना चाहूँगा बच्चों। देखो लेक्चर तो कंप्लीट हो ही गया, बस थोड़ा सा और सुन लो, 5 मिनट बोलूँगा। जो आप वेदों की बात करते हो, जो आप उपनिषद, वेदांत, ये सब कुछ की बात करते हो, उन सभी को यदि आप ध्यान से पढ़ोगे, उनमें ऐसी कई चीज़ें मिल जाएंगी बच्चों आपको, जो कि आज की मॉडर्न साइंस जो है आपकी, उसको भी तगड़ा जवाब देती है। आप कभी समय निकाल कर उनको पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि ये कितने एफिशिएंट थे उस समय के जो लोग थे, उन्होंने कितनी उस पर वर्क किया होगा। चलिए खैर छोड़िए उस बात को, है ना। यदि आपका इंटरेस्ट होगा तो आप पढ़ लोगे, मैं जानता हूँ, नहीं तो आप यहाँ पे रखिए। अब मैं आपको थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ, ये आपका है ना, ये पोर्शन बचा हुआ, फिर हम अगले लेक्चर में न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लेंगे। अभी तो इंट्रोडक्शन ही आप ले रहे हो सब चीज़ों का। तो देखिए, नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये उसी से जुड़ा हुआ है। तो इट इज़ इनकरेक्ट टू अज्यूम दैट अ नेट जो है फोर्स इज नीडेड टू कीप अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म मोशन। तो बोल रहा है कि इनकरेक्ट है अज्यूम करना कि एक नेट फोर्स हमें ज़रूरत पड़ती होगी किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए। टू मेंटेन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन वी नीड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू एनकाउंटर द फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमें जो फ्रिक्शनल फोर्स को एनकाउंटर करने के लिए हम जो है वर्क करते हैं, ना कि उस बॉडी को मोशन में लाने के लिए। तो सो दैट द टू फोर्स सम अप टू द जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो हम जो है नेट एक्सटर्नल जो फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी पर, वो जीरो होता है भाई साहब आपका, तभी बॉडी मोशन में होती है। टू समराइज, इसको हम समराइज करें तो भाई साहब, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, यदि किसी भी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, याद रखिएगा, तो बॉडी एट अ रेस्ट होगी, कंटिन्यू टू रिमेन एट अ रेस्ट पे ही रहेगी। और यदि बोल रहा है एंड अ बॉडी मोशन में है, कंटिन्यूज टू मूव विथ एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वो आपकी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और यदि मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। क्लियर है। दिस प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी बॉडी की इज कॉल्ड द इनर्शिया। याद रखिएगा, इसी प्रॉपर्टी को, किसी की बॉडी को नाम क्या दे दिया गया है, इनर्शिया। आप सभी इनर्शिया में ही हो भाइयों, आप इनर्शिया में हो, आपकी माइंड की इनर्शिया है। कैसे है, आपको जब तक पढ़ने को ना कहिए जाए आप पढ़ते नहीं हो, और जब आपको कभी आपको एकदम मन लग जाए पढ़ने को, तो आपको कोई बाहर से रोकने वाला ना हो, बेटा चलो खाना खा लो, तो आप फिर रोकोगे नहीं। तो आप भी तो इनर्शिया में जी रहे हो, तो यही तो इनर्शिया है। तो इनर्शिया का जो मीन है रेजिस्टेंस टू चेंज, तो मतलब कि बदलाव में चेंज आने को जो रोके, वो इनर्शिया है। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि आप हो, तो मैं आपका एग्जांपल लूँगा। तो जैसे आप हो और आप क्या करते हो कि भाई आपका, जैसे कि आपको चेंज ज़्यादा पसंद नहीं होगा, मैं सब जानता हूँ। आप क्या करोगे कि आपसे कह दिया गया कि भाई आपको जो है क्या करना है, रोज़ आपको सुबह 4 बजे उठना है। तो यदि आपकी आदत बन जाएगी सुबह 4 बजे उठने की, तो आप सुबह 4 बजे ही उठोगे, है ना। फिर आप जो है नहीं सोचोगे कि यार 5 बजे उठूँ, 6 बजे उठूँ, तो आप 4 बजे उठोगे। और बट जो है आपकी ऐसी आदत ना हो कि भाई आप जो है सुबह 7 बजे उठते होगे, तो आप 7 ही बजे उठना पसंद करोगे। मतलब कि बदलाव में जो है रेजिस्टेंस लाए, तो उस चीज़ को ही हम इनर्शिया बोलते हैं, नाम ही इनर्शिया है। तो उसी तरीके से जो बॉडी होती है, पार्टिकल होते हैं, वो अपने आप में इनर्शिया को रखते हैं
कि उनको यदि आपने मोशन दे दिया तो भाई साहब मोशन में चले जा रहे हैं जब तक आप रोक नहीं रहे, यदि आप उसको रोक दिया तो वहीं पर रखे हैं, उन पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो इसे बोलते हैं आपका क्या, इनर्शिया। तो एक बॉडी डज नॉट जो है चेंज इट स्टेट और रेस्ट और जो है यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सटर्नल फोर्स कंपेयर टू चेंज दैट स्टेट। तो यहाँ तक तो हम बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं, लेकिन अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या है मेरा वो सुनिए। हम सभी ने अभी तक बात करी कि किसी बॉडी को यदि आपने क्या किया है, कोई नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, तो बॉडी आपकी रेस्ट पर रहनी चाहिए है ना, यही आप बोलते हो। तो अब जब आप जो है किसी बॉडी को रेस्ट पे रखते हो और आपको पता है कि उसको जो है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यू नीचे पुल कर रहा है, कंटिन्यू नीचे पुल कर रहा है, तो फिर क्या हम ये कहें कि उसमें जो है आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो आपका जीरो है या नहीं है, मुझे इसका आंसर आपको देना है। मतलब कि मैंने इस तरह से एक बॉडी रख दी है और उस पर जो है आपको जानते हो सभी कि भाई साहब किसी भी बॉडी पर अर्थ पे उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, तो उस केस में जो बॉडी हमारी रेस्ट पे है वो अपनी इनर्शिया पे है, तो क्या उसमें नेट फोर्स जीरो होता है या नहीं होता है, और यदि नहीं भी होता होगा तो क्यों, और होता है तो क्यों, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आपने इसका सही आंसर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझ चुके हो, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा आप। और अगले लेक्चर में हम न्यूटन्स जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, और जो उसको आपने कुछ झलक तो अभी देख ही लिए आपने, तो उसको ही हम आगे समझेंगे, और इसमें जो भी कुछ भी डेरिवेशन की ज़रूरत होगी तो वो भी हम करेंगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। यदि आपने पूरा लास्ट तक इस लेक्चर को देख लिया है बच्चों, तो लेक्चर का जो हमारा आपका टारगेट रहेगा वो वही साहब 500 लाइक का ही है, तो 500 लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लो, लेक्चर रोज आने वाले हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी वेरी।